Hello everyone. In our previous video talking about the GK topics, we received a lot of affection from all of you and understandably so because last के टाइम में अब GK important है and मैंने वो जो 10 topics choose करे थे उस वीडियो के लिए they are one of the most important topics पर सारे important topics obviously एक वीडियो में शेयर करना is difficult. So this is the part 2 of the same video. इसमें भी मैं 10 important topics के बारे में डिस्कस करूंगा and मेरा disclaimer है आपके लिए कि obviously I cannot discuss everything with respect to that topic. थोड़ा बहुत आपको भी रिसर्च करनी पड़ेगी बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर कर दूंगा एंड अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक के अलावा कुछ ऐसा मैंने मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि अच्छा ये वाला टॉपिक यू हैवंट कवर्ड या फिर यू वुड लाइक मी टू कवर दैट टॉपिक तो मैं उसके बारे में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज बता दूंगा इन द कमिंग वीडियो. सो द फर्स्ट टॉपिक इज पैरालंपिक्स के बारे में. यार इस साल ओलंपिक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस वाज ओके बिकॉज हमने मेडल्स तो काफी जीते थे बट वी डिड नॉट विन एनी गोल्ड मेडल बट इट वाज इन द पैरालंपिक गेम्स कि वी वॉन 7 गोल्ड मेडल्स एंड वी फिनिश्ड 18th पोजीशन पे विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू. ये पूछ सकते हैं तो इसलिए पैरालंपिक्स बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया की परफॉर्मेंस वाज गुड. अब इस टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ. सो द फर्स्ट थिंग इज कि पैरालंपिक्स टुक प्लेस इन पेरिस. मेन ओलंपिक्स जो ओरिजिनल ओलंपिक्स थे समर ओलंपिक्स वो भी पेरिस में हुए थे, ये भी पेरिस में हुए थे. तो ये जो डिसीजन था कि जो पैरालंपिक्स है दैट विल बी टेकिंग प्लेस इन द सेम प्लेस एंड आफ्टर द मेन ओलंपिक्स, दिस हैपेंड आफ्टर 1988 सियोल ओलंपिक्स. तब से डिसाइड किया गया कि समर पैरालंपिक्स एंड विंटर पैरालंपिक्स मेन ओलंपिक्स के जस्ट बाद होंगे. अब इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ पैरालंपिक गेम्स तो फर्स्ट टाइम 1948 में it took place more in the sense of कि there was some World War II British veterans who took part in some form of games. It was not a specialized formalized Olympic games but एक छोटा से गेम्स थे. उसके बाद 1960 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि काफी मेजर जनता एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन दीज गेम्स एंड उस साल रोम में ओलंपिक्स हुए थे. तो 60 को आप कंसिडर कर सकते हो कि प्रॉपर तरीके से पैरालंपिक गेम्स टुक प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम. अब ये उस टाइम तक it was mostly played in the wheelchair category. People who are in a wheelchair, they used to participate in this. उसके बाद दूसरे जो forms of दूसरे जो disabilities हैं उनको भी include करा गया and 1976 में first time और सारे disability के लोग started taking part in this form of Paralympics. Now another question that is important which can be with relation to the Paralympics that took place this time around in 2024. So 2024 में the country which won the most number of highest number of gold medals that was China. They won 94 gold medals and उसके बाद Great Britain won 49 gold medals. तो second position में Great Britain was there. अब इसी से रिलेटेड आपको एक चीज पता होना चाहिए ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड एंड यूके में क्या फर्क है. दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नाउ कमिंग बैक टू द पैरालंपिक गेम्स, तो इनका जो मोटो था इस बार का दैट वाज गेम्स वाइड ओपन. And there were total of 170 countries which took part in these Paralympic Games. And एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस साल there was a movie released which was based on Paralympic Games. तो उस मूवी का नाम क्या था? And it was a very famous movie about a person who won a gold medal in I think 1970s के किसी Paralympic Games में. So you can tell me about it. Very famous movie. So the next topic is about COP29 और हर साल ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है और COP के बारे में मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ. तो बेसिकली कॉप क्या है? कॉप बेसिकली डील्स विद COP29 बेसिकली डील्स विद क्लाइमेट चेंज. एंड आप एक बात समझो, जैसे जैसे हमारी अर्थ पे कंट्रीज की डेवलपमेंट हो रही है एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है एंड लोगों ने ये बात रियलाइज करी थी 1960s में फर्स्ट टाइम. एंड इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में फर्स्ट एवर मूवमेंट दैट हैपेंड टू सेव द एनवायरनमेंट ऑफिशियल बेसिस पे वो था चिपको मूवमेंट. आप इस चिपको मूवमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो कि कब हुआ, ये कैसे हुआ, किसने स्टार्ट किया, राइट. एंड वर्ल्ड लेवल पे जो सबसे मेजर पहली कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी दैट वाज द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. आप मेरे कमेंट्स में ये बता सकते हैं स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, राइट. तो 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस द फर्स्ट एवर मीटिंग जो एक बड़े लेवल पे एनवायरमेंटलिज्म या एनवायरमेंट को बचाने के लिए हुई थी. नाउ इसी के बाद जो सबसे बड़ी मूवमेंट हुई हमारी हिस्ट्री में या सबसे बड़ी मीटिंग हुई that was the Earth Summit that took place in 1992 in Rio de Janeiro. It was the United Nations की मीटिंग थी on environment and development.
तो इसमें बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज हुई थी वो ये हुई थी, इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए थे, एंड डिसीजंस ये थे कि हम सर्टेन इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। जैसे उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस वन वाज यूएनएफसीसीसी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये यूएनएफसीसीसी उस अर्थ समिट में एस्टैब्लिश हुआ था। एंड एक और कन्वेंशन जो हुआ था उसमें वाज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो ये मैंने पिछली वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था, इसका कॉप 16 इस बार हो रहा है। एंड ये जो यूएनएफसीसीसी था, ये हर साल अपनी मीटिंग्स कंडक्ट कराता था, कंट्रीज को इनवाइट करता था। इन मीटिंग्स को कॉप बोला गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। एंड ये पहली कॉप जो हुई थी दैट टुक प्लेस इन 1995 इन बर्लिन। एंड तब से लेकर अब तक देयर हैव बीन सेवरल कॉप्स जो बहुत मेजर रही है। मतलब हर साल कॉप में क्या होता है, किसी कॉप में कुछ सर्टेन डिसीजंस लेते हैं, अगली बार में उसको इवैल्यूएट करते हैं, एंड इफ दे आर नॉट अप टू पर्टिकुलर स्टैंडर्ड दे टेक सेवरल डिसीजंस। एंड इसी तरह एक पेरिस एग्रीमेंट था जो पेरिस में कॉप हुआ, तो उसमें एक मेजर डिसीजन लिया गया था, इसीलिए दे टॉक्ड अबाउट पेरिस एग्रीमेंट। यू कैन आल्सो टेल मी व्हेन एग्जैक्टली द पेरिस एग्रीमेंट हैपेंड। तो ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं, इसलिए दिस कॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अगर एक चीज समझो, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आवर प्लैनेट इज फेसिंग इज क्लाइमेट चेंज with respect to the environment, and that is why every year it is so important कि आप मतलब हम इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में समझें। एंड मैंने जो इस वीडियो में टॉपिक्स कवर करे वो ऐसे हैं जो एक बड़े लेवल पे हमारे वर्ल्ड को, दुनिया को अफेक्ट कर रहे हैं। दैट इज आई हैव चोजन दीज टॉपिक्स। एंड एक और जो इस कॉप के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज दिस इज द 29th COP that is taking place this year. It will take place from 11th November, and this is taking place in the city called Baku, which is the capital of अजरबैजान। एंड आपको ये पता होना चाहिए COP 28 कहाँ हुआ था, एंड उससे पहले जो भी प्रायर इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आपको पता होने चाहिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज अबाउट सेबी, एंड मैं ये बेसिक सी न्यूज है, पर मैंने इसको इसलिए चूज किया है क्योंकि सेबी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज इन आवर कंट्री, एंड बड़े मेजर लेवल पे वो ज्यादा पब्लिक को अफेक्ट करती है। तो सेबी ने एक डिसीजन लिया था कि फ्रॉम जुलाई 2024 आप वॉलंटरली खुद से अपना ट्रेडिंग अकाउंट ब्लॉक कर सकते हो। आप अभी के लिए अपने डीमैट अकाउंट को तो ब्लॉक कर सकते हो, बट यू डिड नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ ब्लॉकिंग योर ट्रेडिंग अकाउंट खुद से। नाउ यू कैन डू दैट। तो दिस वाज अ न्यूज व्हिच वाज देयर इन न्यूज, एंड सेबी ने डिसाइड किया था। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। It was established in, it was basically formed in 1988, but it got its statutory powers in 1992. इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं दैट इज इन मुंबई। नाउ सेबी के जो मेंबर्स होते हैं, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उसका जो चेयरपर्सन होता है दैट इज चोजन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। फिर अगले जो दो मेंबर्स होते हैं दैट इज दे आर चोजन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, एंड एक मेंबर इज चोजन बाय द आरबीआई। अब जो रिमेनिंग 5 मेंबर्स होते हैं दे आर चोजन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो सेबी इज एन इंपॉर्टेंट बॉडी, एंड इस पे ये बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं। यू कैन ऑब्वियसली रिसर्च मोर अबाउट इट। एंड देखो, ये जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये कोई भी डिसीजन लेती है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, दैट डिसीजन बिकम्स इंपॉर्टेंट, तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। योर स्टैटिक बेस ऑफ थिंग्स शुड बी वेरी वेरी गुड। Next topic is the US presidential elections, and all you know, Donald J. Trump won the elections, and इसके ऊपर मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो these elections took place on 5th of November, जो रिजल्ट आया था 5th of November 2024, and these were the 60th US presidential elections। अब इसके अंदर जब डोनाल्ड जे ट्रम्प अभी लास्ट टाइम बना था, तो ही बिकेम द 45th प्रेसिडेंट लास्ट टाइम में, लास्ट टर्म में, which was from 2017 to 2021। Now he is the first person to have 2 non-consecutive terms after Grover Cleveland। अब non-consecutive terms मतलब इससे पहले काफी टाइम तक ये हो रहा था। अगर आप देखो बैराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, इनके लगातार 2 टर्म्स थे, मतलब 8-8 साल के जो भी। एंड ही इज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही इज द फर्स्ट पर्सन हु हैज हैड 2 non-consecutive terms। तो दिस इज अ मेजर थिंग दैट हैज हैपेंड। नाउ अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा देखें तो जो फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट था दैट वाज जॉर्ज वॉशिंगटन इन 1789, एंड जो बाइडेन वाज द 46th यूएस प्रेसिडेंट। नाउ डोनाल्ड जे ट्रम्प का जो रनिंग मेट है, बेसिकली द पर्सन हु बिकम्स द वाइस प्रेसिडेंट इज कॉल्ड द रनिंग मेट, हिज नेम इज जे.डी. वैंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर आपको पता होना चाहिए यूएस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाइट हाउस। एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ थोड़ा सा अलग इज, आप ये पता करो व्हाट इज द सैलरी ऑफ अ यूएस प्रेसिडेंट, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
So the next topic is about the 26th constitutional amendment in Pakistan. Abhi recently they've had their 26th constitutional amendment on 21st of October 2024. अब इसके रिगार्डिंग देयर आर सर्टेन थिंग्स वेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन 1973. अब काफी टाइम से इनकी जो जुडिशरी है और इनकी गवर्नमेंट है, दे हैव बीन क्लैशिंग विद ईच अदर. एंड आप एक चीज समझो, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला जो टॉपिक है, जो इवन हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो ये बोलता है कि कोई भी एक विंग, बेसिकली या तो लेजिस्लेचर या जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव, किसी के पास भी सारी पावर्स नहीं होगी, इट विल बी डिवाइडेड, और कोई किसी के ऊपर नहीं होगा. एंड दैट इज व्हाई देयर हैज बीन क्लैशेस इनकी कंट्री में, जहां पे ये लोग आपस में किसी ना किसी चीज के लिए प्रॉब्ली क्लैश करते होंगे. तो इस अमेंडमेंट में बेसिकली तीन मेजर डिसीजंस लिए गए. पहला वॉज कि जो चीफ जस्टिस होगा उसका टेन्योर विल ओनली बी ऑफ 3 years. अनदर मेजर डिसीजन इज कि जो चीफ जस्टिस को चूज करने में जो सिलेक्शन कमेटी होती है, उसमें अब पहले क्या होता था, काफी सारे जजेस होते थे, अब देयर विल बी मोर पॉलिटिशियंस देयर. तो बेसिकली कई कई जगहों पे क्रिटिसिज्म भी मिला है कि लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस होगा जुडिशरी में, बट जो उन्होंने डिसाइड किया दैट्स अप टू देम. थर्ड इज कि जो हेल्दी एनवायरनमेंट है, हेल्दी सेफ एनवायरनमेंट है, क्लीन एयर और ये सब की जो बातें चल, जो इंडिया में ऑलरेडी अग्री करी जाती, माना जाता है, उसे भी एक फंडामेंटल राइट की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है. एंड सिंस इट्स अ नेबरिंग कंट्री, इनकी इतनी मेजर अमेंडमेंट हुई है कि जुडिशरी की इतनी सारी पावर्स ले ली गई है काइंड ऑफ. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द सुदान सिविल वॉर. अब आपको मैं एक छोटा सा एनेक्डोट बताता हूँ कि मैंने सूडान के बारे में फर्स्ट टाइम पढ़ा था व्हेन आई वाज इन क्लास 5th, एंड आई रेड दिस इन एन encyclopedia दैट सूडान इज वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. एंड तब से there has been a lot of conflicts, issues going on inside of Sudan. So Sudan got independence from British Egyptian rule in 1956. This is an important question, ये आपको पता होना चाहिए. एंड 1983 से 2005 तक वहां पे सिविल वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से 2011 में साउथ सुडान गॉट इंडिपेंडेंस एंड इट वाज द न्यूएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ अब यहाँ पे एक पर्सन था, हु वाज अ डिक्टेटर, कौन? उमर अल बशीर. अब ये 1989 से 2018 तक ही वाज द डिक्टेटर, द मेन पर्सन रूलिंग ओवर सुडान. एंड जो वहाँ की पब्लिक थी, दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट हिम. सो इसको ओवरथ्रो करा गया था दो लोगों की वजह से, एंड उन दो लोगों ने अपनी अलग अलग फोर्सेस बनाई. एक पर्सन का नाम था हेमेदिती, आप उसको उसके बारे में सर्च कर सकते हो. एंड उसकी जो फोर्सेस है उनका नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस. एंड दी अदर पर्सन इज अल फतन, ये अहमद अल फतन बुरान. मतलब अजीब सा नाम है, आप देख लेना, उसके बारे में सर्च कर लेना. एंड ही बेसिकली कंट्रोल द सुदानीज आर्म्ड फोर्सेस. तो अब ये जो दो लोग हैं ना, 2023 में इनके बीच में एक सिविल वॉर चल रही है. एंड दे यूज्ड टू बी फ्रेंड्स पहले, अब दे आर ऑब्वियसली प्रॉपर एनिमीज. एंड ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन इस कंट्री को चलाएगा. एंड ये आपस में जब तक सिविल वॉर रिजॉल्व नहीं होगी, the people are going to suffer. इसके साथ में you can also search what are the other wars that are taking place across the world. Next important topic is about the Israel Gaza Hamas वाला issue. So ये आप सब लोगों ने probably पढ़ा भी होगा काफी अच्छे से, but मैं बहुत बेसिक सा आपको इसके बारे में बता रहा हूँ. So when we go back in history, 1947 में United Nations had basically said कि आप पैलेस्टीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक फॉर द जूइश पीपल एंड एक फॉर द अरबिक पीपल. द जूइश पीपल वर फाइन विद दैट, बट अरबिक पीपल वर नॉट. एंड 1948 में Israel became a new country. And जब Israel became a new country, obviously they started developing at a rapid rate. And 1967 में they captured Gaza. Now अब the issue is 2020 October 2023 में हमस पैरामिलिट्री फोर्स इन गाजा पैलेस्टीन, इन्होंने स्ट्राइक किया इसराइल के ऊपर. तो उसके बाद से ऑब्वियसली इसराइल हैव टू रिटेलिएट, एंड तब से ये इशू हैज लाइक ब्लोन अप. एंड अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर गेटिंग इन्वॉल्वड इन दिस. एंड आप ये समझो कि ये जो पूरा एरिया है दैट इज वेरी कंट्रोवर्शियल, बिकॉज जो एरिया है जेरूसलम, उसी के आसपास लाइक द जूइश पीपल कंसिडर इट देयर होली लैंड, Muslim people consider it their holy land. Jesus Christ was born close to Jerusalem, तो it's a very controversial area. अब इसी के साथ साथ थोड़े से जो आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए, वो ये पता होने चाहिए कि इसराइल की वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज इज सीरिया, विच इज आल्सो वॉर ड्रिवन कंट्री. उसकी कैपिटल इज दमास्कस. एंड इसराइल की अगर हम कैपिटल की बात करें, इसराइल की कैपिटल जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड कैपिटल है दैट इज जेरूसलम. बट इनकी जो सबसे बड़ी सिटी, मोस्ट पॉपुलर, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, दैट इज इसराइल. That is Tel Aviv.
ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर आप इसको बहुत डेप्थ में पढ़ो, बट ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर है। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू इज द AMU वर्डिक्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्डिक्ट। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैं बता देता हूँ कि 1967 में देयर वाज अ केस कॉल्ड अजीज बाशा केस। इस केस में ये डिसाइड किया गया था कि AMU इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, एंड तब से, एंड अकॉर्डिंग टू दैट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बनने का ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज इफ इट्स अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन दे कैन गिव 50% रिजर्वेशन टू द मुस्लिम कैंडिडेट्स। नाउ नवंबर 2024 में दे रिविजिटेड दैट केस and they decided कि the Supreme Court, it took a decision कि they'll refer this case to a new bench, and that new bench is going to decide whether it's a minority institute or not. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट वाज डिसाइडेड बाय द 7 जज बेंच, एंड जो हमारे अभी रिसेंट जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उससे पहले जो थे DY चंद्रचूड़, हु हैज हैड सम वेरी अमेजिंग टेन्योर, एंड उन्होंने बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स में उन्होंने ही इज बीन अ पार्ट ऑफ इट, उनका ये लास्ट केस था। तो उस वजह से दिस केस जस्ट बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, बट डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट decisions that has been taken in recent times. Next important topic is about India joining SKAO. Now SKAO stands for Square Kilometre Array Observatory. Now this is world's largest radio telescope project and India sanctioned a sum of 1250 crores. Now इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है। इट इज इन टॉर्डेल बैंक ऑब्जर्वेटरी इन यूनाइटेड किंगडम। अब देखो इंडिया चूंकि इसका पार्ट नहीं था काफी टाइम से, बट दे हैव बीन टेकिंग पार्ट या फिर दे हैव बीन असिस्टिंग देम इन सम वे, एंड दे आर डूइंग दैट थ्रू NCRA। अब NCRA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। अब ये जो ये पुणे में है, पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस में लोकेटेड है। दिस इज पार्ट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च दैट इज लोकेटेड इन मुंबई। So very important because India just became a part of this in recent times. So the next topic is India winning the T20 World Cup. Last year, the ODI World Cup, when it happened, India lost it in the final, and this time around they won the final match and won the T20 World Cup. अब इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो दिस इज इंडिया सेकेंड T20 वर्ल्ड कप विन। फर्स्ट वॉज इन 2007, एंड दैट कोइंसिडेंटली इस वाली टूर्नामेंट में दे वर प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द फाइनल। साउथ अफ्रीका का फर्स्ट टाइम दे मेड इट टू एनी ICC इवेंट फाइनल, एंड कोइंसिडेंटली जो 2007 में वर्ल्ड कप हुआ था दैट टू आल्सो टुक प्लेस इन साउथ अफ्रीका, पर उस टाइम दे डिफीटेड पाकिस्तान। नाउ व्हेन टॉकिंग अबाउट, अगर इसी पे और क्वेश्चंस बनाने चाहें तो इससे पहले T20 वर्ल्ड कप को जीता था इंग्लैंड ने 2022 में, एंड इंडिया ने, अगर हम वर्ल्ड कप्स की बात करें, इंडिया ने 1983 में पहली बार कोई वर्ल्ड कप जीता था, बट दैट वाज द 50 ओवर वर्ल्ड कप, एंड देन दे वॉन अगेन इन 2011 दैट 50 ओवर वर्ल्ड कप। सो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें यही क्वेश्चंस बन सकते हैं, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक। हाँ, अनदर क्वेश्चन कैन बी कि दिस वर्ल्ड कप टुक प्लेस इन USA एंड वेस्ट इंडीज। दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस वर्ल्ड कप हैज टेकन प्लेस इन USA एज अ कंट्री, एंड USA also participated in this being the host country. एंड इसके साथ साथ आई फील कि देयर आर नॉट टू मेनी क्वेश्चंस दे कैन आस्क, बट इसी के रिगार्डिंग दे कैन रिवॉल्व एंड आस्क यू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, बट वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इंडिया won the world cup and they are winning a ICC major trophy after almost 11 years. Last time they won the ICC Champions Trophy in 2013, and after 11 years they have finally been able to win a major ICC tournament too. So these are the topics, 10 topics of this video. इसमें आई एम श्योर ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको लगे होंगे वो बचे होंगे, वो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे, उसको मैं डेफिनेटली कवर करूंगा अगली वाली वीडियो में। एंड आई वुड से कि इसके अंदर पूरी रिसर्च मैंने नहीं, मतलब मैंने सारी चीज़ें कवर नहीं करी बिकॉज आई वांट टू कीप इट क्रिस्प, बट आप डेफिनेटली पूरी रिसर्च करना है, एंड ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट इन सम वे और द अदर। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।